तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो इससे पहले हमने आपसे बात किया था ना कि सौर मंडल के उत्पत्ति का सिद्धांत। आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है, कैसे है और सूर्य के अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य के। यहाँ पर देखिए जो सूर्य का हमने पार्ट लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य का सिर्फ इतना सा भाग हमने लिया है समझने के लिए। ठीक है, सूर्य का 1/4 भाग लिया है यहाँ पर समझने के लिए। तो आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य का क्या है, ये कोर है, ये एकदम किनारे वाला कोर है, और ये है रेडिएटिव जोन और ये है कन्वेक्टिव जोन। ये कोर में क्या होता है, यहाँ पर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है यहाँ का। और यहाँ हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता रहता है। और ये क्या है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है, क्योंकि जहाँ पर इतनी अधिक तापमान होगी वहाँ की सारी वस्तुएं प्लाज्मा अवस्था में ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ज्वालामुखी के अंदर जो आग निकलती है वो भी तो प्लाज्मा अवस्था में होती है ना। ठीक उसी तरह उससे भी ज़्यादा तापमान का ये कोर में जो है सबसे अधिक तापमान का प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और यहाँ का तापमान तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में क्या होता है, यहाँ पर होता है एक्सरे और गामा रे। एक्सरे और गामा रे क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये एक किरण है। और यहाँ पर देखिए फोटान। फोटान क्या है, तो फोटान वो किरण है जो हमें मिलती है, वही फोटान किरण है। लेकिन एक्सरे और गामा रे नहीं आ पाती है। ये क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए ये है कन्वेक्टिव जोन जिसमें हाइड्रोजन सेल होते हैं, और यह एक्सरे और गामा रे किरणों को बाहर नहीं निकलने देता है। ये क्या है, हाइड्रोजन के सेल हैं। ये है ऐसे ही सेल यहाँ पर पूरा रहते हैं, पूरा ये इस पार्ट में सेल रहते हैं हाइड्रोजन के। तो इसलिए ये गामा रे और एक्स रे को नहीं निकलने देता। और अगर निकलने देता तो देखिए क्या होता अगर गामा रे और एक्स रे किरण बाहर निकल जाती। तो यहाँ पर देखिए एक्सरे 20 रेड जोन मनुष्य की बर्दाश्त क्षमता होती है। सिर्फ क्या होती है, 20 रोन जोन तक। 20 रोन जोन तक मनुष्य की बर्दाश्त क्षमता होती है। जो हमारा एक्सरे होता है ना, एक्सरे वो 6 रोन जोन तक होता है। 6 रोन जोन तक मतलब बॉडी में हमारा वो किरण क्या करती है, हड्डियों तक पहुंच जाती है। तो सोचिए 20 रोन जोन तक कहाँ तक पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सरे किरण दिखाई नहीं देती है, एक्सरे किरण दिखाई नहीं देती है। और देखिए यहाँ पर परमाणु बम में 250 रोन जोन का एक्सरे निकलता है। यहाँ पर परमाणु बम इतना घातक क्यों होता है, अर्थात वो दूर दूर तक लोगों को प्रभावित क्यों करता है, क्योंकि उसमें से एक्सरे किरण निकलती है। जो किरण हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। वो हमारे हड्डियों को छोड़कर बाकी सारे अंग को तोड़ फोड़ सकती है। लेकिन गामा रे को देखिए, ये हमारे सारे अंग को तोड़ने के क्या, ये तो हड्डियों को भी तोड़ सकती है। यह क्या करती है, यह एक्सरे से ज़्यादा ताकतवर होती है और ये हमारे हड्डियों को भी तोड़ सकती है। और ये तो एक्सरे से भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर देखिए एक्सरे और गामा रे को हाइड्रोजन के सेल रोक लेता है, इससे वह पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। क्या होता अगर एक्सरे और गामा रे पृथ्वी पर आता तो तो बहुत पहले ही हम लोगों की जीवन चल बसती। यहाँ पर देखिए एक्सरे और एक्सरे और गामा रे को हाइड्रोजन के सेल रोक लेते हैं, जिससे वह पृथ्वी पर नहीं आ पाता। अर्थात पृथ्वी पर सिर्फ फोटान आता है, जो कि फोटान हमने इससे पहले आपको बताए थे कि एक्सरे और वाई रे के पास ही फोटान पाया जाता है। यहाँ पर देखिए फोटान, ये हमारा फोटान किरण कभी सीधी रेखा में नहीं आती है, वो ऐसे ही डैश डैश करके आती है। और ये जो बीच वाला है ना, यही है हमारा फोटान जो कि हमें प्राप्त होता है। हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोर भाग में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन जब अधिक मात्रा में होने लगता है तो कोर को चीरते हुए प्लाज्मा अवस्था में ऊर्जा बाहर निकल जाती है। क्या सूर्य से बाहर निकल जाती है।
यहाँ पर देखिए हमने आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए कोर है ये। कोर में जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन अत्यधिक मात्रा में होने लगता है ना, तो ये जो ऊर्जा है प्लाज्मा अवस्था में जो आग है, आग की लपटें, ये कोर को और साथ ही रेडिएटिव जोन को, कन्वेक्टिव जोन को और हाइड्रोजन के जो सेल होते हैं उन्हें चीर कर बाहर निकल जाती है। यहाँ पर देखिए वो बाहर निकल गई है। लेकिन जो 4000 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के होते हैं उन्हें सूर्य फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पर देखिए जो 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान होते हैं ना, उन्हें सूर्य फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जो 7000 डिग्री सेल्सियस में होते हैं उनका तापमान इतना अत्यधिक होता है, साथ में उनका जो है कि जाने की गति इतनी तीव्र होती है कि उसे सूर्य अपनी तरफ खींच ही नहीं पाता है। तो ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और इसे क्या कहते हैं, सौर ज्वाला इसे ही कहते हैं। और ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। लेकिन तो देखिए यहाँ पर हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींच लेती है। पृथ्वी इसे अपने तरफ खींच लेती है। जब ये प्लाज्मा अवस्था में बाहर निकलता है तो पृथ्वी इसे अपने तरफ खींच लेती है। सोचिए अगर पृथ्वी पर ये नहीं रहता, वायुमंडल की परतें नहीं रहती, तो क्या होता है, ये हर रोज निकलता है। ये कहीं ना कहीं से हर रोज निकलता है। तो पृथ्वी हर रोज इसे अपनी तरफ खींचती तो क्या होता हम लोगों का। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पृथ्वी की वायुमंडल की परतें हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इधर से निकल जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परतें इसे छलकाकर या तो ऊपर की तरफ से निकाल देती है या तो नीचे की तरफ से निकाल देती है। लेकिन थोड़ी सी हमें प्रकाश दिखाई देता है, इसे कहते हैं अरोरा प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रकाश, जब ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं जहाँ से भी निकालती है, जब ये गुजरता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश दिखता है, जिसे हम कहते हैं अरोरा प्रकाश। और अगर ये ऊपर की तरफ से निकलता है तो अरोरा बोरियोलिस, और अगर ये नीचे की तरफ से निकलता है तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ऐसे याद कैसे करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है कि पृथ्वी के नीचे है, इसलिए जो रोशनी नीचे जाती है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और जो रोशनी ऊपर जाती है उसे कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। यहाँ पर देखिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे, सौर कलंक के बारे में। सौर कलंक कैसे बनता है और क्या है। यहाँ पर देखिए ये है सौर कलंक। आप देख सकते हैं कि जो ये 4000 डिग्री सेल्सियस वाली जो सौर ऊर्जा निकल रही थी, जो वापस आती है तो वही सौर कलंक बनता है। ये क्यों बनता है, क्योंकि ये जब निकली थी ना, इसके पास अत्यधिक तापमान था, अत्यधिक ऊर्जा था और प्रकाश बहुत अत्यधिक था। लेकिन जब ये वापस आने लगती है कि वहाँ पर प्रकाश कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, एक काला सा धब्बा हो जाता है, जिसे कहते हैं सौर कलंक। यहाँ पर हल्का काला होता है, लेकिन उस सौर कलंक की जो केंद्रीय भाग होता है ना, वो अत्यधिक काला होता है, जिसे कहते हैं आम्बरा। आम्बरा का चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए, और जब ये वापस आता है ना, तो ये हाइड्रोजन के सेल को चीर कर नहीं, बल्कि इन दोनों सेलों के बीच के जो रास्ता होते हैं ना, उसी से आता है। क्योंकि अभी वापस आए हाइड्रोजन सेल को चीर कर इतनी इसमें क्षमता नहीं रहती है। ये हाइड्रोजन के सेल को चीर कर तो जा सकता है, लेकिन वापस आने के लिए इसे हाइड्रोजन के सेल के यहाँ पर देखिए किनारों से ही आना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन के सेल को चीर पाए इतनी इसमें क्षमता नहीं बचती है। यहाँ पर देखिए क्या है कि सौर कलंक का केंद्रीय भाग काला होता है, जिसे आम्बरा नाम देते हैं। इसकी चुंबकीय क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए सौर कलंक, ये जिस तरीके से सौर कलंक बना था ना नीचे, यही सौर कलंक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है 40 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर धीरे धीरे वापस नीचे आ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे ऊपर ये नहीं जा पाता है और हमेशा रोज निकलता रहता है, इसलिए यह 0 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में घूमता रहता है। सौर कलंक 0 से 40 तक बनता है, 5.5 साल जाने में लगता है। 5.5 साल जाने में मतलब यहाँ पर कभी इस दिन बनेगा तो कभी इस दिन बनेगा, ऐसे ऐसे करके 5.5 साल तो ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, और फिर 5.5 साल लगता है उसे वापस आने में। मतलब कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे धीरे धीरे करके वापस भी आ जाता है। तो यह क्या होता है, 11 साल लग जाता है एक सौर कलंक पूरा होने में। यहाँ पर देखिए क्या है, जब से जानकारी मिली है तब से सन 2024 में 24 साइकिल पूरा हो चुका है।
मतलब सन 2024 में 24 साइकिल पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 साल बाद 25वां साइकिल पूरा हो जाएगा। 100 साइकिल स्पोर्ट पूरा होने पर उसी समय को सोलर इवेंट कहते हैं। मतलब कि ये यहाँ पर क्या हुआ, 5.5 साल जाने में लगा, 5.5 साल आने में लगा, मतलब 11 हुआ, 11 साल हुआ, और 11 साल में इसे क्या कहते हैं, एक साइकिल स्पोर्ट। ये क्या कहलाता है, एक साइकिल स्पोर्ट। और ऐसे ऐसे ही जब 100 साइकिल स्पोर्ट पूरा हो जाते हैं तो उस समय को कहते हैं सोलर इवेंट। यहाँ पर देखिए लगभग कितने सालों बाद एक सोलर इवेंट आता है, तब तक तो हम लोग चल निकलेंगे। यहाँ पर देखिए आगे क्या है, यहाँ पर देखिए ये है सूर्य ही है हमारा, हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए क्या है, कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है। ये तो हम लोग आपको बताए थे, ये है इसका आंतरिक भाग, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, ये है आंतरिक भाग। और बाहरी भाग क्या है इसका, यहाँ पर देखिए ये जो ऐसे ऐसे बना है, ये है क्रोमोस्फीयर और ये है फोटोस्फीयर, मतलब कि प्रकाश मंडल। यहाँ पर देखिए कि ये है क्रोमोस्फीयर और ये है प्रकाश मंडल। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो यही प्रकाश मंडल कोरोना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोरोना जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। मतलब कि सूर्य ग्रहण आएगा तो इतना तो आपको पता ही है कि ये इतना ढक लेगा इसे सूर्य ग्रहण में, तो क्या होगा, ये आरी आरी दिखेगा। और थोड़ा थोड़ा से इधर से भी प्रकाश अत्यधिक, जब इतने दूर से निकलने वाले प्रकाश को हमें सिर्फ किनारों से निकलना होगा तो अत्यधिक तो होगा ही। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्रोमोस्फीयर का तापमान 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रकाश मंडल का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब क्या होता है, ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण, तो क्या होता है, इस कोरोना का तापमान मतलब प्रकाश मंडल उस समय कोरोना के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस समय इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर देखिए सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर देखिए सूर्य का मापक क्या है, उत्तापमापी पाइरोमीटर, मतलब उत्तापमापी या पाइरोमीटर से हम सूर्य को माप सकते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य का तापमान माप सकते हैं, ना कि सूर्य की आकार माप सकते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य ग्रहण के समय कोरोना दिखाई देता है, उस वक्त उसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या है, कोरोना है, उस वक्त इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होगा ही, क्योंकि जिस चीज़ को हमें इतना बड़ा एरिया में रोशनी निकालना, अब वहाँ पर कुछ और चीज़ें ढक दी जाएगी तो वो रोशनी किनारे किनारे से निकलने लगेगी, और जब किनारे से रोशनी निकलने लगेगी तो रोशनी अत्यधिक होगी और तापमान भी अत्यधिक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, हाइड्रोजन का सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कोर में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, और इसके कारण ही जब अत्यधिक संलयन हो जाता है तो वह क्या करता है, कोर को चिरते हुए कन्वेक्टिव और रेडिएटिव जोन को चिरते हुए बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखिए क्या, हाइड्रोजन 75% है और हीलियम 24%, बाकी के 1% जो भी पाए जाते होंगे तत्व वो रहते हैं। और इसका व्यास क्या है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना बड़ा है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना ज़्यादा है। इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व से 20 गुना ज़्यादा है। और इसकी ऊर्जा प्रति सेकेंड 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य की ऊर्जा कितनी निकलती है, प्रति सेकंड 10 की पावर 26 जूल निकलती है। और ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे हम आगे सौर मंडल के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद।